and suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. So here the author says that he felt very weak when people asked to him to be brave because he is a disabled person. Author is a disabled. ओके ऑथर डिसेबल्ड है, वो डिफरेंटली एबल्ड है, इसीलिए जब भी लोग उनको बोलते हैं कि आपको ब्रेव रहना है, यू शुड बी ब्रेव, तो ऑथर को बहुत ही वीक फील होता है, ऑथर को बहुत ही ऑथर को अच्छा नहीं लगता है, उन्हें बहुत ही वीक फील होता है. And he thinks that he has kept lot of courage in his account but he did not want to spend it. उनको ऐसा लगता है जब लोग उनको बोलते हैं कि यू शुड बी ब्रेव, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास ढेर सारा करेज है, उनके अकाउंट में ढेर सारा करेज है और उसे वो खर्च नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, ढेर सारा उनके पास ब्रेवनेस है, उनके अकाउंट में ढेर सारा ब्रेवनेस है जिसे वो खर्च नहीं करना चाहते हैं. वो उन्हें खर्च करने में बहुत ही लेज़ी हैं या फिर वो खर्च ही नहीं करना चाहते हैं. उनको स्ट्रॉन्ग फील कब होता है? तो उनको तब स्ट्रॉन्ग फील होता है जब वो अपने जैसा ही किसी को देखते हैं जो कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट किया हो. He feel brave when he sees someone like him had achieved a big सक्सेस. ओके, उनको ब्रेव तब फील होता है जब वो ये देखते हैं कि उन्हीं के जैसा कोई है, डिसेबल्ड पर्सन है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है. ओके, एंड तब उनको लगता है कि देर इज़ अ होप एंड पॉसिबिलिटी विच मेक्स यू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स एंड इमेजिनेशन. तभी उनको ये लगता है कि सब कुछ पॉसिबल है, अगर हम चाहें तो हमें सब कुछ मिल सकता है, चाहे वो जैसा भी सिचुएशन हो. जैसा कि स्टेफन हॉकिंग, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि एक डिसेबल्ड पर्सन है, लेकिन फिर भी वो कितने बड़े साइंटिस्ट है. वो उन्होंने आइजैक न्यूटन का सीट वहाँ पे लिया हुआ है कैम्ब्रिज में. उन्हें आइजैक न्यूटन के जैसा माना जाता है. वो बहुत ही सक्सेसफुल है, लेकिन वो पूरी तरीके से डिसेबल्ड है. ठीक है, तो ऑथर यही कहना चाहते हैं कि डिसेबिलिटी कोई मायने नहीं रखता है. अगर हमारे अंदर इंटरेस्ट है, होप है, हम कोई ड्रीम देख रहे हैं, तो हम उसको आसानी से हार्ड वर्क करके उसे अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं. I haven't been brave, said his disembodied computer voice. The next afternoon, I have had no choice. Surely, I wanted to say, living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping at the little switch in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long, pale fingers. Every so often, his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. So, here disembodied means separate from body, जिसमें कोई इमोशन नहीं हो. And anguish means severe mental or physical pain or suffering. And buoyant means intensely active and vibrant. When next afternoon author went to meet Stephen Hawking, he asked him that how he managed to be so brave.
Then Hawking replied in a disembodied computer voice that he he is not so brave. Okay. ऑथर जब स्टेफन हॉकिंग से मिलते हैं तो उनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं कि हाउ ही मैनेज टू बी सो ब्रेव। तो फिर हॉकिंग इसका रिप्लाई ये देते हैं कि वो हमेशा ब्रेव फील नहीं करते हैं। और वो कैसे रिप्लाई करते हैं, वो खुद तो बोल नहीं सकते थे, तो इसीलिए वो कंप्यूटर में टाइप करते हैं। हॉकिंग कंप्यूटर में टाइप करते हैं और फिर कंप्यूटर, उनका जो कंप्यूटर है वो बोलता है डिसएम्बॉडिड वॉइस, यानी कि जो कंप्यूटर का जो वॉइस है वो हमारी तरह उसमें इमोशन नहीं होता, वो इमोशनलेस वॉइस में बोलता है कि ही इज़ नॉट सो ब्रेव। एंड देन हॉकिंग टोल्ड दैट ही हैड नो अदर ऑप्शन। तो फिर हॉकिंग बोलते हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। देन द ऑथर wanted to reply, but he didn't reply. He just wanted to reply that living so creatively, even with lots of disability, was a brave choice in itself. ठीक है, ऑथर रिप्लाई तो नहीं करते हैं लेकिन अपने मन में सोचते हैं कि इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ के बाद भी इतना क्रिएटिव लाइफ, इतना सक्सेसफुल लाइफ होना तो अपने आप में ही एक ब्रेव चॉइस है। यहाँ पे ऑथर हॉकिंग को क्रिएटिव लाइफ जीने का एक लिविंग एग्जाम्पल मानते हैं और इतना क्रिएटिव होने को ऑथर अपने आप में ही एक ब्रेव चॉइस मानते हैं। बट ही केप्ट क्वाइट, ही डिडंट से एनीथिंग। वो चुप रहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोलते हैं। वाई ही डिडंट से एनीथिंग? बिकॉज ही डोंट वांट टू फोर्स हॉकिंग एवरी टाइम टू रिस्पॉन्ड। वो हॉकिंग को फोर्स नहीं करना चाहते थे कि वो बार बार उनके क्वेश्चन का आंसर दे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि बार बार जब वो क्वेश्चन हॉकिंग से कुछ मतलब पूछ रहे थे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो हॉकिंग को अपने पेल लॉन्ग फिंगर्स जिसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बची हुई है, मतलब उनके पेल लॉन्ग फिंगर को ऐसा देख के लगता था कि बहुत ही कम स्ट्रेंथ उसमें होगा, तो उन वैसे एकदम कम स्ट्रेंथ वाले फिंगर से वो जब भी कोई मतलब ऑथर उनसे सवाल करते थे तो वो अपने फिंगर से कंप्यूटर पे जो बटन है उनको प्रेस करते थे और फिर वर्ड्स ढूंढते थे और फिर जाके रिप्लाई देते थे, क्योंकि वो खुद नहीं बोल सकते थे तो उनको इतना मेहनत करना पड़ता था आंसर देने के लिए। तो इसीलिए ऑथर बार बार हॉकिंग को परेशान नहीं करना चाहते थे। हॉकिंग वॉज गेटिंग वेरी इजीली टायर्ड एंड he used to shut his eyes in frustration. Then author says that by seeing him he could feel his pain. He says that his pain is full, his mind is full of thoughts, but those thoughts comes out in frozen phrase. ऑथर बार बार हॉकिंग को परेशान नहीं करना चाहते थे कि बार बार वो उनका आंसर दे, क्योंकि वो ये देख रहे थे हॉकिंग के सामने बैठ के, ये देख रहे थे कि हॉकिंग जब उनका आंसर दे रहे थे तो बार बार वो टायर्ड फील करने लग रहे थे, टायर्ड हो जाते थे और टायर्ड होने के कारण वो अपनी आँखों को बंद कर लेते थे। तो इसीलिए ऑथर उनको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। और ऑथर कहते हैं कि उनका जो माइंड है, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ थाट्स, उनके माइंड में ढेर सारे थाट्स था, बट दोज थाट्स कम्स आउट इन फ्रोज़न फ्रेज। लेकिन वो थाट्स जब उनके मतलब बाहर आता था, माइंड से बाहर आता था, मतलब जब ऑथर को सुनाई पड़ता था कि वो क्या बोलना चाहते हैं, तो वो जो वर्ड्स है, जो फ्रेजेस है, वो फ्रोज़न हो जाते हैं, फ्रोजन लगते हैं, जैसे कि जमा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि वो बातें उनकी जम गई है, मतलब कि उसमें कोई भी इमोशन नहीं है। और जो उनके सेंटेंसेस है वो एकदम स्टिफ है, एकदम सीधी है, जैसे डेड बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता है, एकदम सीधा होता है, तो वैसे ही उनकी जो बातें हैं वो एकदम सीधी है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। जैसे कि जब हम बोलते हैं तो हमारा टोन हर बार अलग अलग होता है,
तो वैसे ही उनकी बातों में कोई भी टोन का या वॉइस का कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं था, क्योंकि वो तो नहीं बोल रहे थे, वो कौन बोल रहा था, कंप्यूटर बोल रहा था। तो कंप्यूटर का जो वॉइस है उसमें इमोशंस तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे वो कंप्यूटर के वॉइस को डेड बॉडी के जैसा स्टिफ बता रहे हैं. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? So here author expresses his view regarding disabled people and says that most of the people, they are thinking that disabled people are always sad and lives a very difficult life. ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग, अदर पीपल जो होते हैं, वो डिसेबल्ड पीपल के बारे में ये सोचते हैं कि डिसेबल्ड पीपल हमेशा सैड रहते हैं, दुखी रहते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है. बट इफ़ ही टॉक अबाउट हिमसेल्फ दैन इट इज़ नॉट ट्रू. ओके, ही सेज़ दैट कि अगर वो अपनी बारे में बात करे तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऑथर ना तो दुखी है और ना ही उनकी लाइफ मिजरेबल है. तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि जो अदर पीपल जो सोचते हैं डिसेबल्ड पीपल के बारे में कि वो हमेशा दुखी रहते हैं या वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ जीते हैं, तो ये बहुत ही गलत है. आफ्टर दैट ही पुट दिस क्वेश्चन टू हॉकिंग दैट इफ़ इट वॉज ट्रू फॉर हिम और ही वॉज लाफिंग ऑन द इनसाइड बाय लिसनिंग दिस क्वेश्चन. ओके, उसके बाद वो हॉकिंग को यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उनकी तरफ से उनका क्या आंसर है, उनका क्या विचार है, या फिर क्या वो इस बात को सुन के अंदर ही अंदर हंस रहे हैं. ऐसा वो हॉकिंग से पूछते हैं. About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? The answer flashed, yes. Then he smiled, his one-way smile, and I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. तो फिर author says that after 3 minutes, Hawking replied to his question that he find it very entertaining when people are only kind to him because of his disability. हॉकिंग का रिप्लाई आता है कि वो बहुत ही उनको बड़ा मज़ा आता है जब लोग उन पे दया करते हैं ये सोच के कि वो डिसेबल है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर आस्क्स टू हॉकिंग. फिर दूसरा क्वेश्चन हॉकिंग से पूछते हैं ऑथर, whether he feels irritated when people like him, means like author, come and disturb him in his work and ask so many questions. तो to this Hawking has replied that yes. तो जब दूसरा क्वेश्चन ऑथर पूछते हैं हॉकिंग से कि क्या उन्हीं के जैसे लोग, बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते होंगे, उनका इंटरव्यू लेने आते होंगे, तो जब वो लोग इनसे बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं तो क्या वो डिस्टर्ब होते हैं, क्या उनके काम में उनको ऐसा लगता है कि डिस्टर्ब किया जा रहा है. तो इसका हॉकिंग ने झट से रिप्लाई दिया कि यस, उनको डिस्टर्ब फील होता है. और उसके बाद ही स्माइल्ड, ये यस बोल देते हैं हॉकिंग और फिर हल्का सा स्माइल करते हैं. But author knew at that time he was looking at one of the most beautiful and wonderful men in the world. उनका जो वन वे स्माइल है उसको देख के ऑथर को ऐसा लगता है कि हॉकिंग दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल और सबसे वंडरफुल मैन है. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned three-dimensional.
Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. Author here mention about the first glimpse of Hawking, first look of Hawking. He says that his first look was very shocking because he is motionless like photograph. ऑथर को ऐसा लग रहा था हॉकिंग को देख के कि वो जैसा मैगज़ीन में फ़ोटोग्राफ्स होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, वैसे ही बिल्कुल हॉकिंग को देख के उन्हें लग रहा था कि वो भी एक स्टिल फ़ोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे, क्योंकि उनके भी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था. बस फ़ोटो में क्या होता है, मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर में जो फ़ोटो हम देखते हैं वो 2D रहता है, लेकिन ये जो रियलिटी में जो देख रहे थे वो बस 3D फ़ोटो की तरह उनको लग रहे थे. हॉकिंग 3D फोटोग्राफ की तरह ऑथर को लग रहे थे. हिज हेड वॉज टर्न साइड वे. उनका जो हेड था वो भी एक तरफ झुका हुआ था. एंड द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज श्रंक इनसाइड हिज डल ब्लू शर्ट. और उन्होंने एक डल ब्लू शर्ट पहना था जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि उनके जो अपर बॉडी पार्ट्स है उसको उसके अंदर किसी ने डाल दिया हो. मतलब इतने वो लीन एंड थिन दिख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि शर्ट के अंदर उनके बॉडी पार्ट्स को डाल दिया गया हो. एंड हिज लेग्स वर लुकिंग वेरी वीक. उनके जो लेग थे वो भी एकदम पतले पतले कमज़ोर से दिख रहे थे. हिज आईज अपीयर एज इफ़ दे कैन स्पीक. और उनकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है. दे आर स्टिल एंड दे आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग वेरी ग्रेट एंड वेरी अर्जेंट. तो उनकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो एकदम स्टिल है, एकदम रुका हुआ है, एक ही जगह पे है और वो कुछ कहना चाहता है. और क्या कहना चाहता है, वो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता है और बहुत ही अर्जेंट मैटर बताना चाहता है. ऑल्दो व्हाट दे आर सेइंग इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड. लेकिन जो भी वो आंखें बोल रही हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझ पाना. हॉकिंग को देख के ऑथर को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ देख ली हो. Before you, like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside, is the incandescence of a man. Here, author is saying that there is a lantern whose walls are destroyed. एक बहुत पुराना सा लैंटर्न है जिसका वॉल जो कि बहुत ही गंदा दिख रहा है, टूट फूट गया है, लेकिन जब उसमें लाइट जला दिया जाता है तो सभी लोग उसके लाइट को देखते हैं या फिर लाइट्स से उन्हें क्या फ़ायदा होता है इस बारे में सोचते हैं, ना कि वो लैंटर्न की तरफ देखते हैं. लैंटर्न कैसा है ये कभी भी नहीं सोचते हैं, हमेशा उसकी लाइट पे ध्यान देते हैं और उसके फ़ायदे को देखते हैं. तो वैसे ही जब लोग हॉकिंग से मिलते हैं तो वो भी उनके बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बॉडी डिसेबल है उस पे ध्यान नहीं देते हैं. वो उनके सोल पे ध्यान देते हैं, उनकी नॉलेज पे ध्यान देते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलता है. द बॉडी ऑलमोस्ट इररिलेवेंट एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शैडोज. हियर ऑथर इज सेइंग दैट बॉडी इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट इज़ लाइक अ शैडो. जो बॉडी है हमारा वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक शैडो की तरह है, परछाई की तरह है. इम्पॉर्टेंट क्या है, तो हमारा सोल इम्पॉर्टेंट है. So that I know believer in eternal souls knows that this is what each of us is, everything else and accessory. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सोल,
हम कैसे अच्छे इंसान बने ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि हमारे बॉडी बहुत सुंदर होना या बहुत अच्छा दिखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम कैसे इंसान हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।